हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल 13, 14 एंड 15 से जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वह आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछली वीडियो में हमने आर्टिकल 12 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 और कुछ आर्टिकल 13 से रिलेटेड डिस्कस किए थे, और जो आर्टिकल 13 में बच गया है वो आज की वीडियो में कवर कर रहे हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं आर्टिकल 12 के स्टेट से रिलेटेड, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 13 एंड 14 पर विशेष फोकस करेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा उसे कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है हमारा, जुडिशियल रिव्यू इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली डिसाइडेड इन, यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू था वह बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वह किस केस में डिफ़ाइन किया गया था। तो जो जुडिशियल रिव्यू है वह डिफ़ाइन किया गया था एल चंद्र कुमार केस में, एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसी केस में यह डिसाइड किया गया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है वह बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो भी चीज़ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह कहा गया था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती के केस में यह कहा गया था जो भी बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं, और जो हमारा जुडिशियल रिव्यू है या बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये कहा गया एल चंद्र कुमार केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 क्लास 2 में वर्णित विधि पद में सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो आर्टिकल 13 क्लास 2 में ये बताया गया है ला क्या क्या इंक्लूड करता है, यानी कि विधि जो है वह क्या क्या इंक्लूड करती है। उसमें एक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये है जो उसमें सम्मिलित नहीं, यानी कि उसमें नहीं है, वो आपको बताना है क्या है। तो जो संसद का एक अधिनियम है, जो अधिनियम पारित करती है वह तो उसमें सम्मिलित है, विनियम भी सम्मिलित है, कस्टम यानी कि रूढ़ भी सम्मिलित है, यानी कि संविधान का संशोधन ये सम्मिलित नहीं है। हम आपको एक बार आर्टिकल 13 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या है। आर्टिकल 13 देखिए, इसमें यहाँ पे जो लिखा है, एक मिनट, ये आप यहाँ देख सकते हैं जो लिखा है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या है आ रहा है। यहाँ पे लिखा है विधि के अंतर्गत, ये आर्टिकल 13 का ही है, ये हमने आपको अभी दिखाया भी। ये देखिए आर्टिकल 13 है, मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। पहला तो स्टेट है आर्टिकल 12, तो इसमें ये लिखा है कि विधि आर्टिकल 13 का क्लॉज 3 का 1 क्या है, विधि के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये इसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है विधि के अंतर्गत राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस, आदेश यानी कि ऑर्डर, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, कस्टम यानी कि रूढ़ या प्रथा है, यानी कि ये सब लॉ में इंक्लूड होते हैं। लेकिन इस लॉ में संविधान संशोधन करने वाली कोई भी विधि नहीं इंक्लूड होती है, इसमें यह चीज़ नहीं लिखा है। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन पूछा है कि, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में वर्णित विधि के पद में सम्मिलित नहीं है, यानी कि संसद का एक अधिनियम तो सम्मिलित है, रूढ़ तो सम्मिलित है, विनियम भी सम्मिलित है, अभी हमने देखा, यानी कि संविधान का संशोधन ये सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि है। देखिए, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी विधि यदि वह पार्ट 3 यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इनकंसिस्टेंट है वह वाइड होगी। और आर्टिकल 368 क्या कहता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अमेंडमेंट किया जा रहा है तब भी तो विधि में कुछ कमी हो रही है। तो यही चीज़ इस बताया गया है कि आर्टिकल 368 के अधीन संविधान का संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि है। वह विधि के अंतर्गत यानी कि लॉ, जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्लॉज 1 का जो है लॉ, उसके अंतर वह इंक्लूड होता है। तो वह कौन से केस में कहा गया था ये आपको बताना है। तो इसमें से कहा गया था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। इस केस में यह डिसाइड किया गया था कि आर्टिकल 368 के अधीन संविधान का संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत विधि है। और एक इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 1976 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था। वो उस अमेंडमेंट में ये भी लिख उठा था कि आर्टिकल 13 में एक क्लॉज और जुड़ गया था, क्लॉज 4, और 368 में एक क्लॉज जोड़ दिया गया था। इसमें क्लॉज 4 में यह लिख दिया गया था कि जो भी बात आर्टिकल 368 पर यह लागू नहीं होगी, जो भी यह लिखा गया है। और इसमें 368 में यह लिखा गया है कि इसका कोई बात आर्टिकल 13 पर लागू नहीं होगा। यानी कि पहले इसको हम समझ लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे कि कौन से केस में कहा गया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के केस में। मेन क्वेश्चन यही है आपका, हम ज़्यादा बता देते हैं आपको। चलिए ठीक है, आपको जो भी कुछ ना समझ में आया करिए, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बता दीजिए करिए, जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब के वाद में यह निर्धारित किया गया कि हमारे संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। इस वाद के न्यायाधिपति यानी कि इसका जजमेंट किसने किया था? तो इसका जजमेंट किए थे न्यायपति के सुब्बा राव जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। न्यायाधिपति के सुब्बा राव जी किए थे कि जो हमारा प्रियम्बल है वो संविधान के आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, के सुब्बा राव जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में यह अब निर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित आकस्मिक कर्मकारों को लागू होता है? यह किस केस में कहा गया था? यह कहा गया था धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, यानी कि धीरेन्द्र चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह कहा गया था कि जो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दैनिक वेतन के आधार पर नियोजित आकस्मिक कर्मकारों को भी लागू होता है। यह कहा गया था धीरेन्द्र चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाद पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है? कौन सा केस है इसमें? इसमें है रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य। यह केस पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि जो हमारा राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, ये जो पहला केस है, या तो जो एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है कि एग्जीक्यूटिव पावर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, या प्रेसिडेंट, ये सबसे रिलेटेड है ये एग्जीक्यूटिव पावर।
और जो MC मेहता का केस है, MC मेहता जो सेकंड नंबर पर है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ, इस केस में कहा गया था, ये रिलेटेड है पॉल्यूशन से रिलेटेड, जो हमारी गंगा रिवर है उससे रिलेटेड। ये एक PIL किए थे सुप्रीम कोर्ट में, जिसके जस्टिस PN भगवती हैं PIL के। खैर ये सब छोड़िए, ये है आपका रमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर C है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह विनिश्चित किया है कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है, या किस वाद में अब निर्धारित किया गया है? तो यह बेहर खुर्शीद पेशी काका वर्सेस बॉम्बे राज्य, इस केस में भी कहा गया था। और ये विजेश्वर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, इस केस में भी कहा गया था। ओलेगा तेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इस केस में यानी कि सभी उपयुक्त जो तीनों केस है, इस तीनों केस में यह कहा गया था कि जो उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया था कि जो मूल अधिकार को त्यागा नहीं जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आर्टिकल 14 क्या है हमारा? आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, और जिसमें यह पूछा क्या है कि अंतर्गत समानता का अधिकार उपलब्ध है, या इसमें पूछा है कि समानता का अधिकार किसे किसे उपलब्ध है। तो जो हमारा पार्ट थर्ड जो है 12 से 35, ये 12 से 35 तक ये हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या है? फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। तो इसमें कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, जो इंडियन नहीं है उनको भी प्राप्त है। तो हम आपको सभी आर्टिकल बता दे रहे हैं कि जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो हमारा जो आर्टिकल 15 है, 15 आर्टिकल क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। हमने आर्टिकल 15 के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। ये आर्टिकल 15 है, ये केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता, ये भी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों के लिए जो संरक्षण है। और आर्टिकल 30, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, ये जो आर्टिकल हैं वह केवल नागरिकों को प्राप्त है। पहले इसका क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी का अधिकार उपलब्ध है प्राकृतिक व्यक्ति एवं विधिक व्यक्ति दोनों को। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए करिए, और जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दें। सर्वोत्तम उत्तर दीजिए, इसमें बताना है जो एकदम उचित उत्तर है वह आपको देना है। तो क्या है कि समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है, समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है। जो हमारा समानता का अधिकार है राइट टू इक्वलिटी की गारंटी दी गई है। तो राइट टू इक्वलिटी हमने आपको बताया कि आर्टिकल 14 से 18 से लेके क्या है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18 यानी कि समानता का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। आर्टिकल 14 से 18, आर्टिकल 14 तो ये तो 14 तो है ही, 15, 16, इसमें 17, 18 दो ठी और, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, सर्वोत्तम उत्तर इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में विधि का शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का प्रावधान मुख्यतः अनुच्छेद में किया गया है, आर्टिकल 14 में ही किया गया है। आर्टिकल 14 में ही किया गया है, मतलब यानी कि अनुच्छेद 14। जो रूल ऑफ लॉ है एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब आर्टिकल 14 में ही है। इसका सही आंसर आर्टिकल 14 है। अनुच्छेद 32 है नहीं, ये तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भेजता है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। आर्टिकल 226 है नहीं, ये आपको आर्टिकल 226 ये आपको हाई कोर्ट के लिए है, कोई भी रिट उट निकालना हो, प्रोहिबिशन को वारंट हो। यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह टिप्पणी की गई, किस केस में की गई यह टिप्पणी? यह टिप्पणी की गई विजय कुमार मेहंती वर्सेस जादव के केस में। विजय कुमार मेहंती वर्सेस जादव के केस में यह कहा गया कि उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। यह कहा गया उच्चतम न्यायालय विधि के शासन का संरक्षक है। विजय कुमार मेहंती वर्सेस जादव जी का केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 में वाक्यांश विधियों के समान संरक्षण को लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण को हम लिए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज यानी कि विधियों के समान संरक्षण। अमेरिकन संविधान, इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कानून का समान संरक्षण की अवधारणा जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के तहत निहित है, कहाँ से अपनी जड़ पाती है? अमेरिका के संविधान से। अभी हमने पीछे ही बताया कानून के समान संरक्षण जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, यह अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है जो कि आर्टिकल 14 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान विधि के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14 कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समक्ष समानता का अधिकार यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। अभी देखिए, एक होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और दूसरा होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, विधि के समक्ष समानता, यह लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। और जो ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है, यह लिया गया है यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका से। जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है यह ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसका सही आंसर ये पूछा है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, सबसे उपयुक्त का चयन करें। इसमें बताना है सबसे उपयुक्त कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 सभी व्यक्तियों को प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? कानून के समक्ष समानता, ये तो प्रदान ही करता है। आरक्षण नहीं प्रदान करता है आर्टिकल 14, और कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण ये भी प्रदान करता है
धार्मिक स्वतंत्रता तो आर्टिकल 25 और से लेके 28 तक है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर गलत है, ये ऑप्शन नंबर गलत है। ऑप्शन नंबर ए और सी। ए में कानून के समक्ष समानता है, यानी कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सबसे उपयुक्त चयन है, यानी कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो आर्टिकल 14 है वह इसी की बात करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 या अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने से निर्हरित होगा, यह एक मान्य विधि है। संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। उच्चतम न्यायालय ने यह निम्नलिखित में से किस नवीन वाद में ऐसा जजमेंट दिया। यानी कि इसका पूछने का मतलब ये है कि जिसके 2 या 2 से अधिक संतानें हैं वह जो गांव में चुनाव होता है वह उस सरपंच का चुनाव में वह नहीं लड़ सकता है, और यह एक मान्य विधि है। यह आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता है। यह किस केस में कहा गया? यह केस का नाम है जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस में कहा गया था, अगर आप आर्टिकल 25 ध्यान से पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 से 28, तो यह केस आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो हम एक सेपरेट वीडियो आर्टिकल 25 से 28 तक बना देंगे, आप अगर कमेंट करेंगे तो। और इसमें जावेद वर्सेस हरियाणा में यह कह दिया गया था कि जो 2 से अधिक संतानें होंगी वह सरपंच के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, और यह एक मान्य विधि है। यह आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सही आंसर जावेद वर्सेस हरियाणा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इंदिरा नेहरू वर्सेस राजनारायण के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसको संविधान के क्षेत्र में सम्मिलित कर संविधान की आधारभूत संरचना को परिधि को विस्तृत किया था? तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि सम्मत शासन इसको भी लिए थे और न्यायिक पुनर्वलोकन इसको भी सम्मिलित किए थे, और प्रजातंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में विवेचित है ये भी, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी कि इंदिरा नेहरू वर्सेस राजनारायण के प्रकरण में जो सर्वोच्च न्यायालय ने विधि सम्मत शासन, न्यायिक पुनर्वलोकन, प्रजातंत्र जो कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में विवेचित है, इस सब को संविधान क्षेत्र में सम्मिलित कर संविधान की आधारभूत संरचना को और भी विस्तृत किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में पहचाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संविधान की मूल संरचना के रूप में माना जाता है? तो ये यही केस है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, जो हमने अभी पीछे देखा। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर। इस केस में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में माना जाता है। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण ये बहुत ही लीडिंग केस भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होंगी? यह किस केस में कहा गया था? यह कहा गया था नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, इस केस में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो बी है इसका
सही है आंसर। नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा में क्या कहा गया कि जो संप्रभुता उन्मुक्ति का सिद्धांत मूल अधिकारों के अतिक्रमण के लिए प्रतिकर अभिनिर्णित किए जाने की कार्यवाही में लागू नहीं होगा, यह कहा गया इस केस में, यानी कि नीलवती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विधियों के समान संरक्षण से अभिप्राय है। विधियों के समान संरक्षण से क्या अभिप्राय है? विधियों के समान संरक्षण से विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। विधियों के समान संरक्षण से यही अभिप्राय है, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही है आंसर। ये तो बिल्कुल गलत है, तीनों अभिप्राय में से कोई भी नहीं सही है, गलत है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही है, जो कहता है कि विधान में परिभाषित एक ही वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों पर विधियों का सर्वव्यापी प्रयोग होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का दावा कर सकती है। एक कंपनी निम्नलिखित अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, यानी कि जो एक कंपनी है वह किस आर्टिकल के द्वारा मूल अधिकार का दावा कर सकती है, तो जो एक वह आर्टिकल 14 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर है। और अगर आपसे कोई पूछे या किस केस में कहा गया था कि, तो यह उस केस का नाम है चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का नाम लिख लेंगे आप लोग, चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। चिरंजीत लाल, ये थोड़ा लिखा सही नहीं, हम बोल दे रहे हैं चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। और यह केस था AIR 1959 का, यह सुप्रीम कोर्ट का केस था, जिसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 14 के तहत एक कंपनी, जो कहा गया कि एक कंपनी जो कि एक विधिक व्यक्ति है को भी विधि के समक्ष समानता का अधिकार उपलब्ध है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही है। और क्या किस केस में कहा गया? चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1959 का केस था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल 14 के संविधान के संबंध में सत्य एवं सही है? तो इसमें बताना है कौन सा सत्य और सही है। तो पहला ऑप्शन है यह वर्ग विधान को मना करता है, तो ये भी सही है। या युक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है, यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यह कह रहा है कि ये वर्ग विधान को मना करता है, युक्त वर्गीकरण को अनुमति देता है, दोनों। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव डिसेंटिंग जजमेंट इन सबरीमाला केस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह इस पूछ रहा है कि हु गेव डिसेंटिंग जजमेंट इन सबरीमाला केस, यानी सबरीमाला केस में किसने डिसेंटिंग जजमेंट दिया था, किसने अपोजिट जजमेंट दिया था। तो इसमें दिए थे जस्टिस इंदु मल्होत्रा। ये अकेली महिला थी जिन्होंने इस केस में अपोजिट जजमेंट दिए थी। ये 4-1 के बहुमत से जो एक थी यही थी, इंदु मल्होत्रा जी। इसका सही आंसर जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 मना करता है, यानी कि निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा?
धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान। इतना तो सही है, लेकिन इसमें एक शब्द नहीं लिखा है, वो है जाति। जात नहीं लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस गलत है। और दूसरा में क्या लिखा है? धर्म, मूल वंश, लिंग तथा जन्म स्थान तथा वंश। इसमें वंश जो है वह नहीं रहेगा, और दूसरी बात जात इसमें भी नहीं लिखा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर गलत है। तीसरा है धर्म, मूल वंश, जाति, संप्रदाय तथा जन्म स्थान। इसमें संप्रदाय शब्द नहीं रहेगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वह हमारा सही आंसर है। अगर आप आर्टिकल 15 को सही से पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल 15 के ऊपर हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है, जो आपको अभी एक ख़त्म होने वाला है, तो इन स्क्रीन पे हम वह वीडियो आपको दे देंगे, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने आर्टिकल 15 से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर कर दिए, पूरा आर्टिकल 15 के ऊपर ही वीडियो ही बनाए, तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है कि आर्टिकल 15 क्या क्या कहता है, उसका क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6 किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़े गए, कैसे क्या है, हमने सब इसमें क्लियर किया है। और अगर आपको कोई और भी चीज़ पूछना है या फिर जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पर भी वीडियो बना दें। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए इज़ द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट इन हिज विलेज। यानी कि जो ए है वह एक मेंबर है शेड्यूल कास्ट का, पहला। और दूसरा, इन हिज विलेज द आम सभा पास्ड ए रेजुलेशन। उसके गांव में आम सभा एक रेजुलेशन पास करती है। क्या पास करती है? कि दैट ए बीइंग मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शैल नॉट बी अलाउड टू यूज द बाथिंग घाट। यानी कि ए जो है वह एक मेंबर है शेड्यूल कास्ट का, इसलिए वह बाथिंग घाट को यूज नहीं करेगा। कंस्ट्रक्टेड बाई द ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया है। द रेजुलेशन इज बैड इन लॉ बाई वर्च्यू ऑफ। ये जो है आर्टिकल जो है 15, ये 14 का तो वायलेशन है नहीं, ये आर्टिकल 15 से रिलेटेड है। यानी कि ये आर्टिकल 15 का से वायलेशन है। ये क्वेश्चन पूछने का सीधा मतलब ये है कि एक ए व्यक्ति है और उसके गांव में एक बाथिंग घाट बनाया जाता है, जहां सब लोग स्नान घाट कह सकते हैं, जहां सब लोग स्नान करते हैं, और वह एक शेड्यूल कास्ट है, इसलिए उसे वह बाथिंग घाट पर उसे नहाने या फिर उसे स्नान नहीं करने दे रहे हैं, या किसका वायलेशन है? तो या तो आर्टिकल 15 का तो वायलेशन है, आर्टिकल 15 क्लास 2। हमने जो वीडियो बनाई आप उसे देखेंगे तो उसमें हमने सब कवर किया है। तो आर्टिकल 15 क्लास 2 का तो वायलेशन है ही। और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989, इसका भी वायलेशन है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही है, बोथ बी एंड सी। तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। आज हमने कवर किया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का हमने कुछ और देखा था, और नेक्स्ट वीडियो में हम 15 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बचा है वह और भी कवर करेंगे। फिर 16, 17 ऐसे रिलेटेड हम पूरा इसे कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने और भी चीज़ आर्टिकल 12, 13 सब कवर किए हैं। तो जो भी आपको देखना हो आप वीडियो नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। हमने आर्टिकल 15 के ऊपर बनाया है, और भी हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी नए टॉपिक पर वीडियो बनती रहेगी, जिससे आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम या फिर और भी कोई एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग अपनी स्टडी करते रहिए, और भी जो किसी भी टॉपिक ना समझ में आया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। और जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो, जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आता हो, उस पर भी आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दीजिए, जिससे हम आपकी
वीडियो बना सके, उस टॉपिक को आपको क्लियर कर सके। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।